हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत के पठारों के बारे में पढ़ लिया था। भारत के पठारों के बारे में अच्छे से जान लिया था, कहाँ पे कौन सा पठार स्थित है और उसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, ये हमने कल देख लिया था। अब आगे हम उसी को बढ़ाते हुए आज हम भारत के तटवर्ती मैदानों की बात करेंगे। भारत के तटवर्ती मैदान जो जो हैं, जैसे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि जो ये ये प्रायद्वीपीय भारत है इस तरीके से, तो इसके दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी मैदान, तट से लगे हुए कुछ मैदान पाए जाते हैं। जैसे इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी तट और इस वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी तट। तो इन्हीं दोनों तटों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं अपन पूर्वी तटीय मैदानों की। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों की बात कर लेते हैं। तो भारत के जो पूर्वी तट मैदान है, ये कहा जाता है कि जो पूर्वी तट मैदान है पश्चिमी तट मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े हैं। पश्चिमी तट की मैदानों की तुलना में अधिक चौड़े हैं। क्यों चौड़े हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब अपना डेल्टा बनाती हैं, इधर इस तरीके से बह के आती हैं और अपने डेल्टा बनाती हैं, जिस कारण से इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो डेल्टा वाला इलाका है वहाँ पे इनकी चौड़ाई और अधिक हो जाती है। तो इस जो तट है, इस तट के जो दक्षिणी भाग में है, जो दक्षिणी भाग है, वहाँ इनकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है। ये तट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? तो ये तट है स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ पास है, स्वर्ण रेखा नदी आती है यहाँ पास, यहाँ से लेके ये कन्याकुमारी पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे में, इतने पूरे इलाके में ये फैले हुए हैं। ये है पूर्वी तट मैदान, पूर्वी तट, ये पूरे इस इलाके में फैला हुआ है फ्रेंड्स। तो ये स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर लैगूनों का निर्माण होता है फ्रेंड्स। लैगून क्या होती हैं? खारे पानी की झीलें जो होती हैं। जैसे ये इधर से समुद्र का पानी इधर घुस आता है, जैसे कि ये फ्रेंड्स, ये चिल्का झील है। यहाँ पानी ऐसे समुद्र का पानी घुस जाता है, फिर वापस नहीं आता, तो एक झील का निर्माण हो जाता है, इसे लैगून कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लैगूनों का निर्माण भी मिलता है, जैसे चिल्का झील या चिल्का लैगून, कोल्लेरू या पुलिकट झील। इस तरीके से यहाँ पूर्वी तट मैदानों में झील भी मिलती हैं, जिसे लैगून कहा जाता है, खारे पानी की झील लैगून। फ्रेंड्स, अब देखिए, पूर्वी तट में ही हम लोग और भी इसको और भी भागों में विभाजित करते हैं। जैसे उत्कल तट, पहला तट है उत्कल तट, यहाँ से यहाँ तक लगभग उत्कल तट। फिर यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार तट, इसको नदर्न सरकार भी बोलते हैं। फिर इधर से नीचे तक कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट। तो आइए फ्रेंड्स, इसको अपन लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला है उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ से कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का क्षेत्र है फ्रेंड्स। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का क्षेत्र ये है फ्रेंड्स। ये स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से आके गिरती है और यहाँ पे है महानदी। तो इनके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है उत्कल तट। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उत्कल तट। इस तट के समीप मलयगिरी और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। किसकी किसकी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? मलयगिरी और महेंद्रगिरी की। मैंने आपको बताया था, मलयगिरी और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पे अवस्थित हैं। तो ये उत्कल तट की बात कर लेते हैं। तो उत्कल तट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? महेंद्रगिरी और मलयगिरी। और किस से किस नदी के बीच में है? स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच में ये फैला है। ये तट स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा, ये है स्वर्ण रेखा और ये है महानदी। इन दोनों के बीच में फैला है उत्कल तट, और मलयगिरी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ इसमें अवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तरी सरकार तट की। तो देखिए, उत्तरी सरकार तट कहाँ से? महानदी से कृष्णा नदी के बीच। ये है महानदी और ये है कृष्णा नदी। तो महानदी से कृष्णा नदी के बीच में फैला है उत्तरी सरकार तट। ये, इसको नदर्न सरकार भी बोलते हैं। नदर्न सरकार भी बोलते हैं। नदर्न माने उत्तरी, उत्तरी सरकार तट इसको बोलते हैं। ये महानदी से कृष्णा नदी तक फैला है। और इस पे आपके आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियाँ आप लोगों ने पढ़ी थी, पालकोंडा, नल्ला मल्लई, रंपा, ये पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने पहाड़ी पढ़ी थी, पालकोंडा, नल्ला मल्लई और रंपा। रंपा पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ इसी पे अवस्थित हैं। मतलब इस तट के बीचों, इस तट में यहाँ से यहाँ के बीच में पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना उत्तरी सरकार तट, जो कि याद रखिएगा महानदी से कृष्णा नदी के बीच तक के तट के भाग को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन कोरोमंडल तट की। किसकी फ्रेंड्स? कोरोमंडल तट।
तो देखिए कोरोमंडल तट ये है, यहाँ से कृष्णा नदी थी, तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये पार्ट जो है ये है फ्रेंड्स कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। अब आप लोग फ्रेंड्स याद करिए, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ पड़ी थी, जावादी, सेवरॉय, पालनी, ये सब पहाड़ियाँ किस पे अवस्थित होंगी? ये सब पहाड़ियाँ इस पे अवस्थित होंगी। तो जावादी, सेवराय, पालनी, ये सब पहाड़ियाँ किस पे अवस्थित हैं? कोरोमंडल तट पे। देखिए अब एक और बात कर लें फ्रेंड, जब मानसून पढ़ेंगे आप, तो हमारे यहाँ जो मानसून इंटर होता है ये होता है इस तरीके से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंटर होता है। ये भारत है इस तरीके से, तो इधर से मानसून इंटर होता है हमारे यहाँ। लेकिन जब ये मानसून इधर से इंटर होता है तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है। जब मानसून रिटर्न आता है, लौटता है ऐसे नवंबर अक्टूबर नवंबर के समय पे, लगभग ठंड के टाइम पे, तब इस जगह पे, इस इलाके पे तब वर्षा करता है। इस इलाके में वर्षा किस में होती है? लौटते हुए मानसून में। किस में? लौटते हुए मानसून में। देखिए इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती, बल्कि जब उत्तर पूर्व तरफ से रिटर्न आता है, उत्तर पूर्व इस तरीके से जब मानसून लौट के आता है, तब यहाँ पे वर्षा होती है। और जब उस समय कौन सी ऋतु चल रही होती है भारत में? शीत ऋतु, ठंड। तो मतलब ठंड के समय वर्षा होती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तट में, भारत के किस तट में लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है? तो आप बात करेंगे कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट में ही लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होती है। अब अगर अपन बात कर लेते हैं, अब पश्चिमी तटीय मैदानों की बात कर लेते हैं। अब अभी तो ये तो हमारे पूर्वी तट मैदान चल रहे थे। पूर्वी तट में हम आपको बता दिया, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक, ये हो गया पूर्व तट। पूर्व तट के अंतर्गत हम लोगों ने 3 बांट लिए। पूर्व तट के अंतर्गत हम लोगों ने बांट लिए, पहला उत्कल तट, दूसरा बांटा हमने उत्तरी सरकार, और तीसरा बांट लिया हमने कोरोमंडल। अब ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं अब पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट देख लीजिए, अब पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट मैदान ये सौराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं इस तरीके से। यहाँ से पश्चिमी तट स्टार्ट होता है, ये सौराष्ट्र का इलाका है फ्रेंड्स, गुजरात के सौराष्ट्र वाला इलाका, यहाँ से लेके ये पूरा कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं पश्चिमी तट मैदान, सौराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में तोड़ लिया। एक भाग यहाँ, ये काठियावाड़ तट, फिर ये गोवा तक, कोंकण तट, ये यहाँ से गोवा से लेके मंगलोर एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ तक, इसको कन्नड़ तट, और मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट। तो इस तरीके से हमने इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी देखते हैं। देखिए जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे संकरी जलोढ़ पट्टी है, ये एक संकरी जलोढ़ पट्टी, मतलब संकरी माने नैरो, पतली सी, है ना, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सी एक जलोढ़ पट्टी, जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग हैं, बीच बीच में पहाड़ी आ गई हैं। ये कहाँ से? गुजरात क्षेत्र में जो नर्मदा ताप्ती का मुहाना है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। ये फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। फ्रेंड्स ऐसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे नर्मदा नदी बह के आती है इस तरीके से, और यहीं से नीचे से ऐसे ताप्ती नदी बह के आती है। तो जो ये वाला इलाका है, ये इलाका, यहाँ पे इस तट की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, यहाँ पे इस तट की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है। तो देखिए फ्रेंड्स अब अपन इसको हमने इस तरीके से बांट लिया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? इसके जो भाग हैं अपन अब उसकी बात कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया है? तो पहला मैंने आपको बताया था काठियावाड़ तट। पहला क्या था फ्रेंड्स? काठियावाड़ तट। ये कहाँ से? सौराष्ट्र के गुजरात, ये गुजरात मतलब दमन की बात कर लीजिए, दमन तक, गुजरात से दमन तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। ये है, ये देखिए, ये सौराष्ट्र यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे दमन है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है फ्रेंड्स? काठियावाड़ तट है। ये सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र से दमन तक का इलाका काठियावाड़ तट कहलाता है। देखिए इसमें गिर, मैंने आपको पढ़ाया था, गिर की पहाड़ी, एशियाई लॉयन, एशियाई शेर के लिए फेमस, बरदा की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये मैंने आपको पहाड़ियों में बताया था, गिर, बरदा और मांडव की पहाड़ी कहाँ कहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई इसी तट पे है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि ये नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से ऐसे नर्मदा और ताप्ती नदी जाती है, तो यहीं पे इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। तो इसी तट में कहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ाई है? काठियावाड़ तट में ही है इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगुर, रेगुर मतलब जिसको अपन ब्लैक सॉइल बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी, मैंने आपको बताया था काली मिट्टी कहाँ से आई थी? बेसाल्टिक लावा से आई थी। तो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से निर्मित काली मिट्टी, इस काठियावाड़ तट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स? काली मिट्टी का पर्याप्त विस्तार है, तभी गुजरात में, महाराष्ट्र में कपास की खेती अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है, मतलब समुद्र द्वारा लाए हुए निक्षेप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है इस वाले तट में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें अपन को क्या क्या याद रखना है? इसमें अपन को याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो आप याद रखिएगा सौराष्ट्र से दमन तक। पहली बात, कौन कौन सी पहाड़ी है? गिर, बर्दा और मांडव की पहाड़ी। फिर उसके बाद सबसे चौड़ा है ये सबसे चौड़ा तट है, पश्चिमी तट सबसे चौड़ा है ये। उसके बाद इसमें कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी पाई जाती है और समुद्री निक्षेप की प्रधानता है इसमें। इतना चीज़ आप इसमें याद रखेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं आगे। आगे है कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा तक का, दमन से गोवा तक का क्षेत्र। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दमन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था दमन से ये पूरा गोवा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण तट। इसके अंतर्गत ये गुजरात का कुछ भाग आता है, पूरा महाराष्ट्र का तट आता है और पूरे गोवा का तट आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये गुजरात का तट, महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट किस में आता है? कोंकण तट में। इसमें सह्याद्री पहाड़ियाँ, सह्याद्री अपन पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, पूरा पूरा याद है फ्रेंड्स आपको। बालाघाट और महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। कौन कौन सी? सह्याद्री, बालाघाट, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है? साल और सागवान, सागवान जिसको हम लोग सागौन बोलते हैं, सागवान वृक्ष की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे साल और सागौन वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। ये हो गया कोंकण तट। कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा तक। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? महाबलेश्वर, सह्याद्री, बालाघाट की पहाड़ियाँ, जितनी भी पहाड़ियाँ आपको फ्रेंड्स देखिए मैप के थ्रू आप देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में जो जो पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी वो आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें आ सकती हैं वो पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, और कौन से कौन वृक्ष? साल और सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है इसमें। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तीसरा, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट मतलब पूरा कर्नाटक का तट जो है उसको कन्नड़ तट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? गोवा से मंगलुरु तक, मंगलुरु तक ये पाया जाता है। गोवा से मंगलुरु तक का क्षेत्र है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गोवा, गोवा से स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ से ये मैंगलोर, यहाँ पे एक मैंगलोर जगह है, वहाँ के बीच का तट जो है कन्नड़ तट है। तो ये देखिए पूरा पूरा कर्नाटक का तट ले लिया ये इसने, पूरा पूरा कर्नाटक का तटीय भाग आ गया इसमें। तो कर्नाटक का तटीय भाग पूरा कन्नड़ तट में आ गया। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा? बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी और बाबा बुदान की पहाड़ियाँ इसी में अवस्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था और यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बताई थी। यहाँ पे ऐसे मैंने बाबा बुदान की पहाड़ी आपको बताई थी और यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बताई थी। तो ये अब इसी में अवस्थित है, बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। किसमें? कन्नड़ तट में। तो कन्नड़ तट में हम लोग को क्या से क्या 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 होना चाहिए याद? ये गोवा से मंगलुरु के बीच में ये याद होना चाहिए, और ये पहाड़ियाँ दो, बाबा बुदान और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ इसी में अवस्थित हैं। फ्रेंड जब मैं आपको नदी बता दूंगा तो फिर आप लगा लीजिएगा कि किस तट, कौन से किस तट के, किस से किस तट के बीच में नदी गिरती है, मतलब नदी अपने समुद्र से मिलती है। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब मैं नदी बताऊंगा तब मैं आपको तट के बीच में भी बता दूंगा कि ये इस तट के बीच में ये नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप उसको भी याद कर लीजिएगा। अब लास्ट है अपना मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट फ्रेंड्स मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मालाबार तट। इस तट में कार्डमम की, नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसी तट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ? कार्डमम और नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। फ्रेंड्स तो आप लोग पहाड़ियाँ तो देख चुके हैं अच्छे से, तो आपको याद होगा कहाँ कार्डमम की पहाड़ी और कहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, मालाबार तट में पश्च जल, पश्च जल जिसको अपन बोलते हैं बैक वाटर, बैक वाटर,
बैक वाटर ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे ये समुद्र है, समुद्र का पानी अंदर तक घुस आता है और फिर वो वापस नहीं जा पाता, वहीं जमा हो जाता है, वहीं जमा हो जाता है तो एक झील टाइप का निर्माण कर देता है, एक झील टाइप का निर्माण हो जाता है। ऐसी ही बहुत सारी झील जो है इस टाइप की केरला में पाई जाती हैं। तो इसी को अपन बैक वाटर या पश्च जल बोलते हैं। और लैगून को मैंने आपको बता दिया, लैगून भी वही चीज़ है, जब समुद्र का पानी अंदर तक घुस आता है और फिर चारों तरफ से बंद हो जाता है, बाहर जा नहीं पाता, तो उसको अपन लैगून बोल देते हैं, वही पश्च जल लैगून। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मालाबार तट में जो पश्च जल है, जिसको अपन बैक वाटर बोलते हैं, उसकी प्रधानता होती है। तो देखिए जिन्हें, जैसे लैगून झील हो गई, लैगून झील को आप, या फिर पश्च वाटर जो झील बनती हैं, लैगून झील बनती हैं, उसको क्या कहा जाता है, कयाल या कोल। कोल भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, कोल। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोल या कयाल किसे कहा जाता है, कोल या कयाल, कयाल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे ये केरला में अवस्थित लैगून झील है। जो लैगून झील होती है उन्हें कोल या कयाल कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो बैक वाटर है उसे कोल या ये फ्रेंड्स कयाल कहा जाता है, कोल या कयाल कहा जाता है। यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है मालाबार तट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मालाबार तट ये है, ये यहाँ से मंगलुरु का क्षेत्र स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट है, मालाबार तट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे तटी वाला भाग भी खत्म हुआ। आइए हम इसको एक पूरे मैप में एक फुल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फुल मैप, अब आप इसको देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से, ये इस जगह से यहाँ तक, दमन तक, कौन सा हो गया, पश्चिमी तट में काठियावाड़ का तट। फिर उसके बाद दमन से गोवा तक की बात कर लें तो कौन सा तट हो गया, कोंकण तट, दमन से गोवा। तो आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र का जो तटी भाग है वो किस तट में आता है, तो आप कोंकण तट बताएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप देख देख के। फिर यहाँ गोवा से लेके मंगलुरु तक का भाग जो होता है ये किस में आता है, कन्नड़ तट में। और फिर मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट। अब इस तरीके से पूर्वी भाग में बात कर लें तो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक का पार्ट क्या कहलाता है, उत्कल तट। और महानदी से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र कहलाता है, कृष्णा नदी तक का तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने आज तटी भागों को ख़त्म कर लिया, तटी मैदानों को ख़त्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में दें। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।